हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल की क्लास तो डिले हुई थी, बट अब क्लासेस डिले नहीं होंगी क्योंकि मैं पहले से ही अपलोडिंग के लिए मैंने तैयार कर लिया था वीडियो। बिकॉज कल बहुत ज़्यादा ग्लिच आ रहा था एंड वॉइस भी नहीं आ रही थी। और आज आपको पता ही है कि 12 बजे हमारी क्लास हो ही रही है पॉलिटी की। एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस बार आप देख ही रहे हो कि कोई बीएड को बाहर करने के लिए तुला है तो कोई एनआईएस डिलेड का। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम यही देखने वाले हैं न्यायपालिका किस तरीके से न्याय होता है, हाई कोर्ट का कितना जो है क्या रोल है, साथ में सुप्रीम कोर्ट का। जो लोग गरीब हैं उनके लिए न्याय लेना इतना आसान है। और आपने देखा होगा जो केस चलते हैं कितना लेट हो जाता है। ये भी सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। न्यायपालिका चैप्टर 4 है और क्लास 8 की एनसीईआरटी चल रही है। टोटल इसमें 8 चैप्टर हैं, तो आप समझ ही सकते हो। मैंने क्लास 8 का ही 7 चैप्टर ऑलरेडी कराया हुआ है, तो मुश्किल से आप देख ही सकते हो कि और 3 दिन में हमारा पॉलिटी भी खत्म। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट ही हो चुका है। प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेड दिसंबर के नाम से। टेलीग्राम पे मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पीडीएफ भेजा हुआ है कल की क्लास की, तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। कमेंट सेक्शंस में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम में पीडीएफ वगैरह मैं शेयर करती हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन आती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आप सभी को दिल से शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और भी जल्दी जल्दी बहुत सारी क्लासेस आपकी आने वाली हैं। सिर्फ एसएसटी से ही नहीं, सीटेट का पूरा कंटेंट, आई मीन सीडीपी हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सारे टॉपिक से रिलेटेड आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यायपालिका, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को सब कुछ तो पता ही होगा, क्योंकि हम दिन रात सुनते रहते हैं कि इस केस की सुनवाई होनी है, ये फैसला आ गया, ये जजमेंट आ गया, चाहे वो बीएड हो चाहे एनआईएस डिलेड हो। तो आपने इन सब चीज़ों एक चीज़ तो देखा होगा कि केस चलता रहता है, केस चलता रहता है, और इतना लेट कभी कभी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि न्याय है भी या नहीं। और गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है। आपने मिड डे मील के बारे में सुना है क्या? वो सडनली ऐसा आ गया था या फिर पीआईएल दर्ज किया गया था? वो सारी चीज़ें भी इसमें पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता है। और ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ ताकि हम लोग को एक समझ में आ जाए कि इस पूरे चैप्टर में क्या होना है। हम लोग हमेशा न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं और देश भर की अदालत में, मतलब हमको पता चलता है न्यूज़पेपर से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो हमारी अदालतें हैं आखिर में हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। और हमारे देश का कानून शासन कैसा चलता है, क्योंकि हमने कल देखा था, कल पढ़ा भी था हमने कि जो सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। जब किसी कानून का उल्लंघन होता है तो एक प्रोसेस अपनाया जाता है, और कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहाँ नागरिक न्याय के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो न्याय जा सकता है। जहाँ पे नागरिक न्याय के लिए जाते हैं, सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। तो यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। आप खुद से सोचिए कि अगर हमारा न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होता तो क्या न्याय मिल पाता? तब तो नेता लोग जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं कि नहीं, बट ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये है कि जहां पर मतलब जो अमीर हैं, जो ताकतवर लोग हैं, पावरफुल हैं, उनके दबाव के बिना ये हमें न्याय देते हैं। और अगर ये स्वतंत्र नहीं होते तो आप इमेजिन करके देखो कि क्या हाल होता, ठीक है। अभी स्वतंत्र होने पे ये हाल है। तो आखिर में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? और यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है कि जो न्यायपालिका है उसका काम क्या है, उसकी भूमिका क्या है। देखो, अदालत क्या करती है कि बहुत सारे मुद्दे पर फैसले सुनाती है। अभी आपने बीएड का जो जजमेंट आया था, बीएड वर्सेस बीटीसी, आप उससे भी लिंक करके देख सकते हो। क्योंकि हम जो बोलते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो हम उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं, नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो सुप्रीम होता है। क्या हमेशा ही ये जो इनके फैसले होते हैं वो सही होते हैं? कई बार ऐसे भी फैसले आ जाते हैं जिससे कि आम नागरिकों को लगता है कि ये फैसला सही नहीं है। ऐसा भी हुआ, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो देखो, ये फैसले सुनाती हैं और वे ये तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को, देखो न्यायपालिका में ये तय भी हो सकता है कि जो टीचर्स हैं ना वो विद्यार्थियों को पीट नहीं सकते हैं, उन्हें नहीं, उनकी पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पे भी फैसला दे सकते हैं, वो अपराधी को सजा दे सकते हैं। न्यायपालिका के कामों को हम लोग निम्नलिखित भागों में बांटकर देखते हैं। सबसे पहले विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। तो एक तरीके से यह भी काम है विवादों का निपटारा करना। दूसरा इनका है जो है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून, कल हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था ना, तो आप उस वहां से रिलेट कर सकते हो। जिसने कल की क्लास नहीं देखी है प्लीज जाकर मेरे वीडियो सेक्शन में पॉलिटी की क्लास जरूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो जो संविधान की व्याख्या का अधिकार है वो किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास। तो इस नाते क्या हुआ कि न्यायपालिका को अगर ऐसा लगा कि इस पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसका उल्लंघन कर रहा है, तो वो उस कानून को रद्द कर सकता है। इतनी पावर होती है न्यायपालिका के पास। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद से कानून की रक्षा भी करता है। अभी मैंने आपको बताया ना, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप जा सकते हो। तो देखो, देश के किसी भी नागरिक को अगर ऐसा लगे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है। अब हमारा ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, दिल्ली में है, आप सब जानते हो। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, याद रख लेना। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया था। तो ये हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, अब अभी जैसे हमने पढ़ा ना स्टार्टिंग में कि हमारा जो न्यायपालिका है वो क्या है? स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र ना हो तो क्या होगा? तो ये यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि स्वतंत्र आखिर में क्या होता है। इसका मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। देखो, आप कल इमेजिन करो, जो भी चीजें यहाँ पर दी गई है ना, मैं बता रही हूँ, आप एक बार इमेजिन करेंगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या होता है कि एक मान लो ताकतवर नेता है, पावरफुल कोई है, मिनिस्टर, कोई भी हो सकता है, नेता ही नहीं कोई भी आदमी भी हो सकता है, ताकतवर नेता। उसने क्या किया, अपने परिवार की जमीन, आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। देखा होगा आपने, कई बार ऐसा होता है गांव में कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो गरीबों का कितना शोषण करते हैं, जमीनों को कब्जा लेते हैं, उन्हीं की जमीन। तो आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है। इमेजिन कर लो कि आप ऐसे जगह पर रह रहे हो जहां पर जो नेता है ना, किसी भी जज को उसके पद से हटा सकता है। इसका मतलब वो कंट्रोल कर सकता है, उसका ट्रांसफर कर सकता है। तो अगर ऐसा मामला, मान लो आपको लगा कि ये उल्लंघन हुआ या कुछ गलत हुआ है आपके तरफ, तो आप मान लो अदालत में गए, तो क्या ये जो न्यायपालिका है वो आपके हित में कोई फैसला दे पाएगी? आप मुझे खुद बताओ, नहीं दे पाएगी। क्योंकि भाई जब नेता ही उसको कंट्रोल कर रहा है, वो उसको हटा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, तो क्या होगा? तो इसी को बोलते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। इसको नहीं, मतलब मैं समझा रही हूं, तो इस तरीके से तो उसके कंट्रोल में हो गया। इसके अपोजिट में होता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं। मतलब ये बता रहा है कि अगर मान लो नेता ही कंट्रोल करने लगेगा तो जो जज है वो कहां से फैसला ले पाएगा? स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसले सुनाए, भले से कितनी भी गलत काम हो रहे हैं। बट क्या करेगा वो बेचारा जज? वो भी तो किसी के अंडर में काम कर रहा है, तो वो नहीं दे पाएगा। तो हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है। तो एक कहानी सुनाई गई कि अगर स्वतंत्र नहीं होता तो आप समझ सकते हो क्या होता है। बट हमारा जो संविधान है वो इस तरह की दखलंदाजी को जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र है तो इसमें क्या होगा? क्या एक ही अदालत फैसला देगा? नहीं, यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा किया गया है। देखो, इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब है कि जो विधायिका है और कार्यपालिका, अब तो आप समझ जाते होंगे ना, कार्यपालिका हमने कल पढ़ा था कि जो विधायिका है और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती हैं। मतलब ये लोग न्यायपालिका के काम में जो है दखल नहीं दे सकते हैं। अदालतें जो है वो सरकार के अधीन नहीं है, स्वतंत्र हैं, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट है, ये ना तो उनके दबाव में काम करेंगी, ना उनके ओर से काम करेंगी, ना ही उनके अधीन है। तो शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। तो ये इस तरीके से भी है। देखिए, ये स्वतंत्र है, इसलिए चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पे जो भी जजेस की जो अपॉइंटमेंट होते हैं, जो भी उनकी नियुक्तियां होती हैं, उसमें सरकार का कोई भी शाखा, कोई भी दखल नहीं देता है। इसलिए तभी तो इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार जो नियुक्त हो जाता है ना कोई भी न्यायाधीश, तो आप उसको उसके पद से हटा नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है,
और ये हम नए एडिशन की बुक से पढ़ रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये आप एनसीईआरटी न्यू एडिशन की ही बुक से पढ़ना। बहुत सारे लोग आपको पुरानी बुक से भी पढ़ा रहे होंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कई बार उसमें ऐसे भी कंटेंट रहेंगे जो पूछेगा ही नहीं, तो क्यों पढ़ना है। तो आप नई बुक से ही पढ़ो। तो अब क्या हुआ कि न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, तो न्यायपालिका का जो इंडिपेंडेंट है ना, यही तो इसको पावर देता है ताकि ये डिसीजन ले सके। इसके आधार पर भी विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा कानून बन जाता है जो कि हमारा भारतीय संविधान के अगेंस्ट में भी है, उल्लंघन भी कर रहा है, तो वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको लगे कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, सुनवाई भी होगी। इस तरीके से ये स्वतंत्र है। अब हमारे भारत में अदालत का जो स्ट्रक्चर है, जो कोर्ट है, वो कैसा है, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। अब डायरेक्ट तो आप नहीं जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो किस तरीके से है, ये किस तरीके से काम करता है, उसके लिए आपको पॉइंट पढ़ना होगा। ये आप इंटरेस्ट लेके देखिए, क्योंकि हमारा जो निजी जीवन होता है, कई बार हमें पता ही नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग जो, इसमें ये चीज़ बताई गई है कि देखो जो अमीर हैं, जिनके पास, जो नेता हैं, जो पावरफुल हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो आराम से जा सकते हैं, कोई भी केस की सुनवाई भी हो सकती है। बट जो अमीर नहीं हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। एक तो उनको ये लैंग्वेज भी नहीं समझ में आती है कि ये वकील क्या बोल रहा है। सोचिए, आपकी सुनवाई होनी है, आप वहाँ गए, आपको खुद ही नहीं पता कि क्या बातें चल रही हैं, इतना डिफिकल्ट होता है। कई बार जो है न्याय भी नहीं मिल पाता है। तो भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। देखो ये स्तर पूछा हुआ है। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालत होती हैं, और सबसे ऊपरी स्तर पर तो एक ही अदालत है, जो कि सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है, अब बार बार आप थोड़ी ना डायरेक्ट चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट। आपका सबसे ज्यादा जो ताल्लुक होता है वो किससे होता है? अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत। कोई भी मामला होगा तो आप इसके लिए यहीं पर जाएंगे। अब ये अदालतें आमतौर, ये क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज्यादा हमारा ताल्लुक किससे होता है? जिला अदालत, जिसे हम अधीनस्थ बोलते हैं। ये अदालत आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होता है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है। जो हमारा राज्य है, आपने देखा होगा, आपका जैसे कि अगर मैं बिहार राज्य की बात करूं तो 38 जिले हैं। यूपी में भी आप देखते हो, हर राज्य में अलग अलग मतलब जिले में बटा हुआ है, और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। तो प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट। ठीक है। अब यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। जैसे कि हमारा जो राज्य है वो जिलों में बटा हुआ है, तो हर एक जिले में एक जिला न्यायाधीश तो होगा ही, बट हमारे राज्य का एक सबसे जो सुप्रीम जो न्यायालय है वो है हमारा हाई कोर्ट, जिसे हम अपने राज्य का सबसे ऊंची अदालत बोलते हैं। उच्च न्यायालयों से भी ऊपर कौन सा है? अब हाई कोर्ट से भी ऊपर कौन सा है? अभी देखो पटना में जो सुनवाई हुई थी 6 फेज की, पटना हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब ये लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इन्हें उस फैसले से मतलब फैसला उनको एक्सेप्ट नहीं है। तो ये सबसे ऊपर है, सर्वोच्च न्यायालय, और ये इनका फैसला आ गया तो देश के हर एक न्यायालय को इनका फैसला मानना होगा। तो सबसे बड़ी अदालत है हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और हमारा जो CJI है, डीवाई चंद्रचूड़, आप सभी को पता होगा, ये हमारे मुख्य न्यायाधीश अभी करंट में है। तो ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट के मुखिया होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने हैं। मान लो जैसे कि अभी आया था ना ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था बीएड वाला, कि बीएड वाले 1 to 5 में नहीं आ सकते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अब आपको अच्छा लगे ना लगे, अब सभी को मानना है। इसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है, ना ही कोई कोर्ट जा सकता है, ना ही कोई राज्य जा सकता है। इन सभी को मानना होता है, इतना ये पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो आपने देखा, आपके एक जिला स्तर पे होते हैं जिला न्यायालय, फिर आपका राज्य स्तर पे होता है हाई कोर्ट, और फिर हमारा सुप्रीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। चलिए, अब ये आप देख सकते हो, ये हमारा मद्रास का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। तो यहाँ से कुछ बातें याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो प्लीज लिख लो। देखो इससे कई बार पूछता भी है। उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो पूछेगा सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किया गया था। ये मद्रास का उच्च न्यायालय है, और ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन पूछता है कि कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 हैं। हाई कोर्ट 25 हैं, और बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं। मतलब हर राज्य का अपना एक, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, पटना हाई कोर्ट हो गया, इन सभी के अपना अपना एक उच्च न्यायालय है। बट कुछ ऐसे भी हैं जो शेयर करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं है उनका। जबकि पंजाब हो गया, और ये क्वेश्चन पूछा था कि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। मतलब कोई भी हाई कोर्ट की सुनवाई होगी, चाहे पंजाब हो हरियाणा, इनका होगा चंडीगढ़ में। ठीक है। दूसरी तरफ जो 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम हो गया, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनके लिए भी गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। अब मान लो जैसे कि यूपी का है इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार का जैसे पटना हाई कोर्ट हो गया, बट अगर आप पंजाब में है, हरियाणा में है, तो आपका न्यायालय चंडीगढ़ में है,
हाईकोर्ट वाला। दूसरी तरफ मान लीजिए आप असम से बिलोंग करते हैं, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो आप सभी के लिए एक ही बनाया गया है गुवाहाटी में, वो एक उच्च न्यायालय रखा गया है। ठीक है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग उच्च न्यायालय है, क्योंकि आपको पता है अलग हो गया था, तो इनके लिए अलग अलग है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजदीक पहुंचने के लिए कुछ न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में भी खंडपीठ बेंच है। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है कि हमारे कितने उच्च न्यायालय हैं और पंजाब हरियाणा का कौन सा है और इन चारों राज्यों का। और ये प्लीज याद रख लेना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1862 में। चलो अब ये आपने देख लिया कि चलो 25 उच्च न्यायालय है, तो क्या ये जो विभिन्न स्तर की अदालतें होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? मान लीजिए जो हमारा जिला स्तर पे हो गया, हमारा राज्य स्तर पे हो गया, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट में पूछा हुआ है तो जी हाँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेटेड न्यायिक व्यवस्था है। इंटीग्रेटेड का मतलब समझते हो ना, एक दूसरे से लिंक है। इसका मतलब यह है कि जो ऊपरी अदालत के जो फैसले हैं ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो नीचे की सभी को मानना है। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अपील की व्यवस्था, मान लो किसी को ऐसा लगे कि निचली, मान लो किसी को, जैसे कि मैं हूं, मुझे ऐसा लगे कि जो सबसे पहले मैं हाई कोर्ट नहीं जाऊंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊंगी, फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये फैसला मुझे मतलब मेरे अगेंस्ट में है और मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती हूँ, तो मैं चले जाऊंगी हाई कोर्ट। वहां पे भी मुझे लगे नहीं भाई ये फैसला सही नहीं है, तो मैं चले जाऊंगी सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से लोग जाते हैं, आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर आपको लगे कि निचली अदालत ने फैसला सही नहीं दिया है तो आप ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हो। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, समझ गए? और ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है और यहां पर ये कहानी एक बताया गया है, इस कहानी को आप पढ़ लेना, बट ये पूछेगा नहीं इसलिए मैं बता नहीं रही हूं। मतलब ये बता रहा है कि किस तरीके से केस हुआ, तो हम निचली अदालत में गए, फिर हम हाई कोर्ट गए, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। ठीक है, इसलिए मैं इसको आपको बता नहीं रही हूं। चलिए अब यहां से देखिए, ये सारी मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगी तो आप इसको पढ़ सकते हो, ये सारी स्टोरी। अब ये देखिए, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? दहेज हत्या का मामला सभी को पता है, समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है और हम इसको आपराधिक या फिर फौजदारी कानून का उल्लंघन है ये। ठीक है, फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या फिर सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। ठीक है, फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दिया गया है, मतलब क्या होता है। देखो फौजदारी कानून क्या है, दीवानी कानून क्या है, तो एक एग्जाम्पल यहां से देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फौजदारी कानून का मतलब ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने चोरी की, दहेज के लिए औरत को तंग किया, हत्या किया, तो ये फौजदारी कानून में आएगा और मतलब ये डील करेंगे। दीवानी कानून का मतलब होता है कि व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है, जैसे कि जमीन की बिक्री हो गई, चीजों की खरीदारी हो गया, किराया, तलाक, इन सभी विवाद के लिए दीवानी कानून में जाएंगे। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना एफआईआर दर्ज कराई जाती है फौजदारी कानून में। सबसे पहले जो हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं वो फौजदारी कानून में, इसके बाद पुलिस उसकी जांच करता है, फिर वो केस फाइल करता है। दीवानी कानून में क्या होता है कि प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका, रिट जो है वो दायर किया जाता है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। तीसरा फौजदारी कानून में क्या है कि अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। बट जो दीवानी कानून है इसमें अदालत राहत की व्यवस्था करती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मकान मालिक और जो किराएदार है इसके बीच में विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकता है कि किराएदार मकान को खाली करें और बकाया किराया चुकाएं। तो ये हो गया आपका दीवानी कानून। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि किस किस श्रेणी में आते हैं। दहेज हत्या का मामला आपका समाज के विरुद्ध अपराध में आता है, तो ये फौजदारी कानून का उल्लंघन हुआ। फौजदारी कानून के अलावा एक दीवानी कानून भी होता है जिसको हम सिविल लॉ बोलते हैं, तो ये इसके मामले को देखती है। तो इन दोनों के डिफरेंस को आपको याद रखना है। आप एक बार नोट कर लेना एक दो एग्जाम्पल्स, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया। अब ये है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि क्या जो अदालत है उसमें क्या हर एक वर्ग का इंसान जा सकता है? तो देखो भारत के, वैसे तो सभी के लिए है ना, ये भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका मतलब कि नागरिक को हर एक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारा न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपको लगे कि आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो आप अदालत में जा सकते हो और अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन सभी के लिए है। लेकिन क्या वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है? और इस स्टेटमेंट में आपसे पूछेगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। तो देखिए, कानून प्रक्रिया में
ना केवल काफ़ी पैसा लगता है बल्कि कागजी कार्रवाई की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इवन बहुत समय लगता है। मान लो कोई गरीब आदमी है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। अभी मैंने आपको बताई ना, समझ ही नहीं आएगा। जो पढ़ा लिखा नहीं इंसान है, जो जिसे कुछ पता ही नहीं है, पैसे भी नहीं है, उसके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखने के लिए 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी। याद रखिएगा इसी के लिए, और ये रीजन आपको याद रखना है क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये तर्क सही है या नहीं, तो उसमें ये पूछेगा। इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया कि मान लो कोई गरीब इंसान है, वो तो नहीं कर सकता है ना, तो ये जनहित याचिका मतलब कि कोई व्यक्ति है या फिर कोई भी संस्था, वो इन लोगों के जो मजदूर हैं या जो गरीब हैं उनकी ओर से जो है याचिका दायर कर सकता है। ये अधिकार दिया हुआ है। जिनके अधिकारों का, मान लो किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लो मैं हूं, मैं नहीं कर सकती हूं कुछ भी, तो कोई भी संस्था है, कोई भी व्यक्ति है, उसके माध्यम से जनहित याचिका दायर हो सकता है। इस तरीके से इनको काफी सिंपल कर दिया। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसके नाम भेजे गए पत्र या जो टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। जैसे कि मिड डे मील, अभी आप टीचर बन जाओगे, आपने देखा होगा जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उसमें मिड डे मील मिलता है। और प्राइमरी का मतलब ये मिड डे मील का योजना किया ही गया था कि बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सुबह आ जाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं किए होते हैं और खाना खाने जाते हैं तो स्कूल, घर चले जाते हैं, स्कूल ही नहीं आते हैं। तो इस तरीके बहुत सारा इसका इम्पैक्ट पड़ा था, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो क्या आपने सोचा है कि जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जो बच्चों को भोजन दिया जाता है, मिड डे मील, उसकी व्यवस्था किस तरीके से हुई थी? उसकी भी व्यवस्था एक जनहित याचिका के ही फलस्वरूप किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा, जनहित याचिका के ही फलस्वरूप मिड डे मील की भी जो है व्यवस्था की गई थी। अब इसमें थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि अभी हम आम आदमी के बारे में पढ़ रहे थे कि आम आदमी के लिए तो अदालत तक पहुंच जाए वही एक न्याय हो गया उसके लिए। ठीक है, अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि अदालत ने ही संविधान का अनुच्छेद 21 की व्याख्या की है। इसका मतलब कि जीवन के अधिकार में, ये क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल 21 में क्या है, तो जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वो मिड डे मील सभी लोगों तक पहुंचाए। तो ये जो मिड डे मील है, जो भोजन का अधिकार है जीवन के लिए, ये किस आर्टिकल में मेंशन है? अनुच्छेद 21 में है। तो इसी के तहत इसको पूरे राज्य में, मतलब अदालत के द्वारा बोला गया कि आप, राज्यों को आदेश दिया गया कि आप सभी लोगों तक भोजन मुहैया कराओ। ठीक है, बट क्या अदालतों का फैसला, चलो ये फैसला इनका बहुत अच्छा था, काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ा। क्या सभी फैसले ऐसे ही रहते हैं, बहुत अच्छे होते हैं जिन्हें लोग, आम आदमी के लिए नुकसान, बट कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसको लोग मानते हैं कि ये अच्छा फैसला नहीं है। जैसे कि आपने ये फेमस, आप सभी को पता होगा, गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियां, आपने देखी होगी, बस्ती झुग्गी झोपड़ी होती है, उसको बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए फैसले पुराने फैसले के विरुद्ध हैं। हाल के फैसले में झुग्गी वासियों का शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है, मतलब हटाने के लिए कि जो बस्तियां हैं, झुग्गी हैं, जो झोपड़ियां हैं, इसको बेदखल करने का जो फैसला आया था, ये फैसला इनके अगेंस्ट में चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारे फैसले ऐसे नहीं होते हैं जो कि लोगों को पसंद ही आए, क्योंकि इसके पहले वाला जो फैसला था, यहाँ पर देखिए, जो पहले वाला फैसला आया था ना, उसमें झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था, और जो इस समय जो ये वाला फैसला था, इस समय तो उनको हटाने का प्रयास किया गया था कि जितनी भी झुग्गी हैं, झोपड़ियां हैं, इनको बेदखल किया जाए। तो कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो कि आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं, मतलब आम लोग मानते हैं। जैसे अभी बीएड वाला जो फैसला आया है, इसमें एक पक्ष जो है वो खुश है, एक पक्ष जो है उसके अगेंस्ट में चला गया है। तो आप देखो कि न्याय तक आम लोगों की जो पहुंच है उसको प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालत कई साल लगा देती है। जी हाँ, और सबसे ज्यादा शिकायत यही रहता है कि क्या जाए कोर्ट में, सुनवाई तो होती नहीं है, इतने साल लग जाते हैं। अब इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है
कि इंसाफ में देरी हो रही है, इसका मतलब इंसाफ का कत्ल। आप मुझे बताओ, कोई 10 साल 20 साल इंतजार करे, कितना वो मेंटली टॉर्चर होगा। एक तरीके से इंसाफ का कत्ल ही तो हुआ, इतने साल लग जाते हैं। और जैसे कि कई भर्तियां भी रुक जाती हैं तो अभ्यर्थियों का ओवर एज भी हो जाते हैं, ये भी बात है। इसके बावजूद इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक बहुत अच्छा भूमिका निभाया है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगा दिया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कार्यपालिका विधायिका कोई भी कानून लागू कर दे, कुछ भी कर ले, उनको कंट्रोल न्यायपालिका कर सकता है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है। संविधान सभा के सदस्यों ने ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, और ये हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो हमारा न्यायपालिका है, अब तो पता होगा आपको, मुझे पता है, बट स्वतंत्र है। ठीक है, ये अंकुश लगा सकता है। कोई भी ऐसा कानून अगर कुछ ऐसा अगेंस्ट में आता है, तो किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो वो भी जा सकता है न्यायपालिका। बट यस, न्याय मिलने में कई साल लग जाते हैं, जो कि इंसाफ का कत्ल अभी हमने पढ़ा, इस तरीके का स्टेटमेंट पूछा हुआ है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और ये पीडीएफ मैं आपको दूंगी, तो आप और भी अच्छे से, जो आपको लगे कि ये भी पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझे बताना। और ये क्लास हो गई है, शाम तक मैं पीवाईक्यू का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है ना, वो भी मैं एक लाने वाली हूं, तो प्लीज उसे जरूर देखो। कंटेंट तो आपको खत्म हो चुका है, अब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।